Hello everyone, welcome to my channel PCS क्रांति। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। भारतीय राज्य व्यवस्था की आज हमारी तीसरी क्लास है जिसमें हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ रहे हैं। कल की क्लास में हमने देखा था 1858 का चार्टर अधिनियम, 1861 का चार्टर अधिनियम, जिसमें हमने देखा था लेजिस्लेटिव का एक्सपेंशन हो चुका है। एग्जीक्यूटिव का भी एक्सपेंशन हुआ है और एग्जीक्यूटिव में पोर्टफोलियो सिस्टम आरंभ हो चुका है। हम देखते हैं गवर्नर जनरल को ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर मिल गई है। और लेजिस्लेटिव डिसेंट्रलाइजेशन भी यहाँ से स्टार्ट हो गया है, जिसमें हम देखते हैं बॉम्बे और मद्रास के गवर्नरों को अपने प्रांतों के लिए कानून बनाने का अधिकार मिल चुका है। यहाँ पर हम देखते हैं 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बन चुकी है और 1909 का मॉडले मिंटो रिफॉर्म, जिसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया है। लेजिस्लेटिव एक्सपेंशन हुआ है। एसपी सिन्हा गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव मेंबर बने हैं और प्रोविंशियल में नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी। और जो लेजिस्लेटिव मेंबर है उनके पावर भी बढ़ाए गए हैं, जिनमें वो बजट रेजुलेशन पास कर सकते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे 1919 का भारत शासन अधिनियम। इसके पहले हम देखते हैं कि उस समय हमारे देश में या विश्व में क्या क्या चल रहे थे। हम देखते हैं 1914 से 1919 में वर्ल्ड वार फर्स्ट स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पर हम देखते हैं 1916 में तिलक जी जेल से छूट चुके हैं और वो एनी बेसेंट के साथ मिलकर होम रूल मूवमेंट शुरू करते हैं। 1909 में जो मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था, वो मुस्लिम और हिंदू की एकता को खत्म करने के लिए। लेकिन हम देखते हैं 1916 में जो लखनऊ का पैक्ट होता है उसमें मुस्लिम और एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट सब साथ में आ जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं 1917 में अगस्त डिक्लेरेशन, जिसमें बोला जाता है हम आपको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देंगे। लेकिन इंडिया ब्रिटिश का इंटीग्रल पार्ट रहेगा। यहाँ पर कोई भी आज़ादी या आज़ादी की चर्चा नहीं की गई है। और ये जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मिलेगा ये प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन के ऊपर मिलेगा, जिसका अर्थ है ये धीरे धीरे ग्रेजुअली पार्लियामेंट को एक्सपेंड करेंगे और इंडियन को उसमें शामिल करेंगे। प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन, इन सब का बाई प्रोडक्ट हमें 1919 का भारत शासन अधिनियम देखने को मिलता है, जिसमें हम देखते हैं 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोला जाता है। मॉन्टेग्यू उस समय हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और चेम्सफोर्ड वाइस रॉय, तो इसको मॉन्टेग रिफॉर्म भी बोला जाता है। हम देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चेंजेस होते हैं। ये हमारी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, जिसमें एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है, जिसमें अब 8 मेंबर हो चुके हैं और इसमें 3 इंडियन होंगे। इंडियन को ऐसे कोई बहुत फाइनेंस मिनिस्ट्री या होम मिनिस्ट्री नहीं दी गई है। हम देखेंगे कि जो इंडियन इंक्लूड होंगे उनको जनरली
लॉ मिनिस्ट्री या फिर एजुकेशन मिनिस्ट्री या फिर लेबर मिनिस्ट्री ये अलॉट की जाती है। और हम देखते हैं लेजिस्लेटिव में जो अभी तक यहाँ पर 60 मेंबर हो चुके थे, इसको बाई कैमरल कर दिया जाता है। एक हमारा हो जाएगा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, और यहाँ पर हो जाएगा काउंसिल ऑफ स्टेट। जिसमें ये 60 मेंबर है काउंसिल ऑफ स्टेट में और 145 मेंबर हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। इसमें से जो नॉमिनेटेड मेंबर होंगे वो वाइसरॉय के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे, और इलेक्टेड मेंबर जो होंगे, इसमें नॉमिनेटेड मेंबर 26 हैं काउंसिल ऑफ स्टेट में, और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में है 41 मेंबर। बाकी के जो मेंबर हैं रिमेनिंग है वो इलेक्ट किए जाएंगे। इलेक्शन इनका जनरल कॉन्स्टिट्यूंसी के माध्यम से होगा। मुस्लिम और जो सेपरेट इलेक्टोरेट मिले हैं उनको उनके द्वारा होगा मुस्लिम। और यहाँ पर हमारे जो सेपरेट इलेक्टोरेट हैं वो मुस्लिम के अलावा सिख को, यूरोपियंस को, लैंड होल्डर को और कॉमर्शियल बॉडीज को भी दे दिया गया है। इनका जो इलेक्शन होगा काउंसिल ऑफ स्टेट का वो 5 साल का होगा और इनका पार्शियली रिमूवल होगा। यहाँ पर हम जो इलेक्शन देखते हैं वो ऐसा नहीं है कि एडल्ट फ्रेंचाइजी होगी, सबको इलेक्शन का अधिकार होगा। इसमें भी रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइजी है जो एजुकेशन और प्रॉपर्टी पर मैटर करती है। अगर हम वुमेन की बात करें तो वुमेन के लिए ना तो कोई सीट अलॉट की गई है, ना ही इन्हें वोटिंग का अधिकार होगा। यहाँ पर हम देखते हैं सेंटर में हमें कोई भी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं मिला है। हम देखते हैं प्रोविंशियल में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। हम देखते हैं सेंटर पर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिली है। इन प्रोविंसेस का स्ट्रक्चर देखें। लेट्स से मान लो ये बॉम्बे का लेजिस्लेचर है, यहाँ पर 2 होंगे, एक तो एग्जीक्यूटिव होगी। यहाँ पर हम एक चीज़ और देख लेते हैं, ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये डिवाइड हो जाते हैं। एक तो हो जाती है सेंट्रल लिस्ट, दूसरा है प्रोविंशियल लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट में जो है वो नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट होंगे, जैसे फॉरेन अफेयर्स हो गया, डिफेंस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया। प्रोविंशियल लिस्ट में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट दे दिया है, एजुकेशन है, मेडिकल है, एग्रीकल्चर है। तो जो ये प्रोविंशियल लिस्ट है, यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें इसके भी 2 पार्ट किए जाते हैं। एक हमारा रिजर्व लिस्ट रहता है, एक हमारा ट्रांसफर लिस्ट रहता है। ट्रांसफर लिस्ट जो रहती है वो एग्जीक्यूटिव बॉम्बे का जो गवर्नर है प्लस लेजिस्लेटिव से कुछ मिनिस्टर सेलेक्ट किए जाएंगे, जिनके द्वारा ट्रांसफर सब्जेक्ट गवर्नर प्लस मिनिस्टर देखेंगे। और ये जो रिजर्व सब्जेक्ट है ये गवर्नर प्लस एग्जीक्यूटिव के जो मेंबर हैं वो देखेंगे। तो हम यहाँ देखते हैं कि हम यहाँ पर 2 तरह का शासन देखते हैं, एक तो गवर्नर प्लस एग्जीक्यूटिव मेंबर, दूसरा गवर्नर प्लस मिनिस्टर जो कि लेजिस्लेटिव से अपॉइंट किए गए हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं डायरार्की सिस्टम। और ये जो गवर्नर प्लस मिनिस्टर जो ट्रांसफर सब्जेक्ट को देखेंगे ये होंगे रिस्पॉन्सिबल। इनसे लेजिस्लेटिव के मेंबर क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं, और गवर्नर के पास ये पावर होता है कि अगर वो चाहे तो इन्हें हटा सकता है, और इनमें जो ये काम कर रहे हैं इनमें भी डिसेंट कर सकता है। तो जो रिस्पॉन्सिबल 1919 में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात की गई थी वो प्रोविंशियल में देखने को मिलती है, वो भी एब्सोल्यूट नहीं होती है, उसमें भी रिस्ट्रिक्शन होते हैं। मेनली पावर गवर्नर के पास होती है। इसमें हम देखते हैं कि ब्रिटेन, इसके पहले का जो स्ट्रक्चर था वो कुछ ऐसा था। यहाँ पे ब्रिटेन में क्राउन ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट स्टैब्लिश किया है जिसके पास 15 मेंबर हैं, और ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यहाँ वाइसरॉय से कम्युनिकेट करते हैं, और इनसे शासन, इंडिया का शासन देखा जाता है। लेकिन अब यहाँ पर एक हाई कमिश्नर अपॉइंट किया जाएगा जिसके पास ट्रेड से रिलेटेड पावर होगी, और कुछ चीज़ें हाई कमिश्नर को दे दी जाती हैं जो वाइसरॉय से कम्युनिकेट करेगा, और उसके बाद ये क्राउन को
क्राउन और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को कम्युनिकेट करेगा। हम यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, जो चार्जेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को इंडिया के रेवेन्यू द्वारा पे किया जाता था, अब वो चार्जेस ब्रिटेन गवर्नमेंट पे करेगी। मतलब अब यहाँ से होम चार्जेस का जो चल रहा था वो ख़त्म कर दिया जाएगा। दूसरा, ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, क्योंकि अब प्रोविंशियल में जो ट्रांसफर सब्जेक्ट है वो गवर्नर प्लस मिनिस्टर्स देखेंगे, तो इनका पावर भी यहाँ पर कम होता दिख रहा है। तो हम देखेंगे यहाँ पे जो 15 मेंबर थे उन्हें घटाकर 10 से 14 कर दिया गया है। सिचुएशन के हिसाब से जितने मेंबर की जरूरत होगी उतने अपॉइंट किए जाएंगे। तो यहाँ पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पावर्स को हम कम होता हुआ देखेंगे और उसके मेंबर को भी घटते हुए देखेंगे। हम देखते हैं यहाँ पर हाई कमिश्नर अपॉइंट कर दिया गया है, जो वाइसरॉय से कम्युनिकेट करेगा और ये सब चीज़ें क्राउन और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को रिपोर्ट करेगा। भारत शासन अधिनियम 1919 हम देखते हैं 20 अगस्त 1917 में जो डिक्लेरेशन आती है, जिसको अगस्त डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट बोलती है कि हम आपको उत्तरदायी सरकार देंगे। इसको मॉन्टेग्यू चेंज फॉर रिफॉर्म्स भी बोला जाता है। प्रशासन के सभी विषयों को 2 श्रेणी में विभक्त कर दिया जाता है। एक केंद्रीय श्रेणी, केंद्रीय विषय जो केंद्र देखेगी, जो वाइसरॉय और वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल देखेगी। दूसरा प्रांतीय विषय, जिसमें प्रांतों के गवर्नर और लेजिस्लेटिव से चुने गए कुछ मिनिस्टर देखेंगे। प्रांतीय सरकारों में हम देख चुके हैं द्वैध शासन प्रणाली लागू कर दी गई है, जिसमें कार्यकारी परिषदों को हस्तांतरित सूची के विषयों का प्रभार दिया गया था। हमने देखा था हमारे पास 2 सब्जेक्ट थे, एक रिजर्व्ड जिसको गवर्नर प्लस एग्जीक्यूटिव के मेंबर देखेंगे। दूसरा हमारे पास था ट्रांसफर सब्जेक्ट, जो गवर्नर प्लस मिनिस्टर जो कि लेजिस्लेटिव से अपॉइंट किए गए हैं, इनको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के रूप में इस्टेब्लिश किया गया। इसके बाद हम देखते हैं केंद्र से पहली बार द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत होती है। हमने देखा था कि अब हमारे पास एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है, दूसरा काउंसिल ऑफ स्टेट है। विधान परिषद और विधानसभा प्रेजेंट में भी हम देखते हैं कि हमारा जो सेंटर में पार्लियामेंट है वो 2 है, एक लोकसभा है हमारा, एक राज्यसभा। राज्यसभा जो है वो परमानेंट हाउस होता है। लोकसभा के इलेक्शन हर 5 साल के होते हैं, कि लोकसभा का टेन्योर 5 साल का होता है। वायसराय के कार्यकारी परिषद के 3 सदस्यों का भारतीय होना अनिवार्य था। हमने देखा था कि एग्जीक्यूटिव में 8 लोग होंगे, जिसमें से 3 इंडियन होंगे। पहली बार भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया, और जो हमने देखा था पंचायती को अधिकार को बढ़ाया गया है, लेकिन इसमें भी लगभग 10% आबादी को ही मतदान करने का अधिकार दिया गया है, जिसमें प्रॉपर्टी मैटर करती है, एजुकेशन मैटर करता है, और वुमेन का तो कोई अधिकार नहीं है। उन्हें ना तो वोट देने का अधिकार है और ना ही इलेक्शन लड़ने का। आगे हम देखते हैं 1919 के बाद, क्योंकि ये जो नियम अप्लाई किए गए थे इनका 10 साल में रिव्यू होना था 1929 में, लेकिन हम देखते हैं 1927 में साइमन कमीशन भारत आता है। क्योंकि इस कमीशन में कोई भी इंडियन मेंबर को अपॉइंट नहीं किया गया था, तो हम इसका बॉयकॉट कर देते हैं। और हम देखते हैं 1919 के बाद हमारा शुरू हो चुका है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और यहीं पर हम देखते हैं हमारी स्वराज पार्टी का भी गठन हो चुका है, जो अपने पॉलिटिकल मूवमेंट को आगे बढ़ा रही है। और हम यहाँ पर देखते हैं 1927 में साइमन कमीशन, जिसको हम गो बैक का नारा देकर साइमन कमीशन को रिफ्यूज कर देते हैं। और यहीं पर हमारा आता है नेहरू रिपोर्ट, क्योंकि ब्रिटिश ने चैलेंज किया था कि हम अपना संविधान नहीं बना सकते हैं, जिसके अपोजिशन में नेहरू रिपोर्ट आती है और जिन्ना का 14 पॉइंट्स आते हैं। और यहीं हम देखते हैं 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा होती है, जहाँ पर अब हमें रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं, पूरी आज़ादी चाहिए। और यहाँ से शुरू होता हमारा सीडीएम मूवमेंट। और यहीं पर हम देखते हैं 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसमें दूसरा कॉन्फ्रेंस इंडियन नेशनल कांग्रेस अटेंड करता है, जिनमें गांधी जी जाते हैं। और वहाँ पे कोई भी ऐसा फ्रीडम जैसा वार्तालाप होता हुआ नहीं दिख रहा था, और इसलिए सीडीएम मूवमेंट को और तेज कर दिया जाता है। और यहाँ पर ही हम देखते हैं कि मुस्लिम के ही तरह बैकवर्ड क्लास को भी सेपरेट इलेक्ट्रोड की बात की जाती है, जिससे गांधी जी बिल्कुल ही खुश नहीं थे। और हम देखते हैं यहाँ पर 1932 में कम्युनल अवार्ड, जिसमें बैकवर्ड क्लास को भी सेपरेट इलेक्ट्रोड की बात की जाती है। और क्योंकि गांधी जी इससे खुश नहीं थे, और इसी में होता हमारा पूना पैक्ट, जिसमें गांधी जी इस बात पर तय करते हैं कि सेपरेट इलेक्ट्रोड ओके है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रोड होगा, ये जो सीट होगी, इस पे ना सिर्फ बैकवर्ड क्लास के लोग
वोट करेंगे बल्कि और मेंबर भी जो वहाँ पे रहते हैं वो भी वोट करेंगे। इन्हें सेपरेट सीट तो मिलेगी बट सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मिलेगा। हम देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। इसमें हम देखते हैं एक अलग अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव रखा गया जिसमें ब्रिटिश शासन और रियायतें शामिल थी। अभी तक हमने देखा था प्रोविंशियल जो भी ब्रिटिश प्रोविंसेस थे वहाँ पर ब्रिटिश लोग थे। यहाँ पर प्रिंसली स्टेट का कोई भी नहीं था, जैसे हैदराबाद हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, बड़ौदा हो गया, तो इनका कोई रोल नहीं था। ये जो भी अपॉइंटमेंट होती थी वो जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे वहाँ से लोग आते थे सिलेक्ट होके और यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल या लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट में सेलेक्ट होते थे। लेकिन इसके द्वारा अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव रखा गया जिसका स्ट्रक्चर कुछ इसी तरह से होता। प्रिंसली स्टेट, इनको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के थ्रू इंडिया का ब्रिटिश इंडिया को ज्वाइन करने के लिए बोला जाता है, जिसमें 50%, और ऐसा तब होगा जब 50% प्रिंसली स्टेट एग्री होंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। विषयों को केंद्र एवं प्रांतों के बीच विभाजित किया गया। तो संघीय सूची केंद्र के द्वारा देखी जाएगी, प्रांतीय सूची प्रांत के द्वारा और समवर्ती सूची दोनों के द्वारा। प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन लागू किया। हमने देखा था कि प्रांत में जो एक रिजर्व लिस्ट है और एक ट्रांसफर लिस्ट है। ट्रांसफर लिस्ट में गवर्नर प्लस मिनिस्टर वो देखेंगे और दूसरा जो रिजर्व है वो गवर्नर प्लस एग्जीक्यूटिव मेंबर देखेंगे। प्रांतों पर यह शासन समाप्त कर दिया गया और यह केंद्र में लागू कर दिया गया। मतलब अब वाइसराय के एग्जीक्यूटिव में दो तरह के सब्जेक्ट होंगे, एक ट्रांसफर सब्जेक्ट होगा, एक रिजर्व सब्जेक्ट होगा। जो रिजर्व सब्जेक्ट होगा ये वाइसराय प्लस कुछ मिनिस्टर देखेंगे जो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, और जो रिजर्व सब्जेक्ट है वो वाइसराय प्लस एग्जीक्यूटिव मेंबर देखेंगे। इसलिए केंद्र में द्वैध शासन लागू हुआ। प्रांतों को अधिक स्वायत्तता प्रदान की गई तथा 11 में से 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत हुई। एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई और भारतीय परिषद 1858 द्वारा स्थापित किया गया था उसको भी समाप्त कर दिया गया। बर्मा और अदन भारत से अलग कर दिए गए और हम यहाँ पे देखते हैं बॉम्बे और सिंध को भी अलग कर दिया गया है। यहाँ हम देखते हैं बिहार और उड़ीसा को भी अलग प्रांत बना दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की जाती है और यह अधिनियम तब तक जारी रहता है जब तक इसे नए भारतीय संविधान द्वारा प्रस्थापित नहीं कर दिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं अपना भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने ये घोषणा कर दी थी कि 30 जून 1947 तक भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। इसके बाद सत्ता उत्तरदायी भारतीय हाथों में सौंप दी जाएगी। हम देखते हैं कि भारत में ब्रिटिश राज्य को समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया। जो वायसराय का पद था उसे समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर दो डोमिनियन राज्य जो कि एक पाकिस्तान बना था, एक इंडिया, उनमें गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया गया। केंद्र एवं प्रांतों में उत्तरदायी सरकारें स्थापित की गई और भारतीय संविधान सभा को विधायी एवं कार्यकारी दोनों शक्तियां सौंपी गई। भारतीय संविधान सभा जिसके दो काम थे, एक तो भारत के लिए संविधान तैयार करना, दूसरा भारत में जो एग्जीक्यूटिव के काम थे उसको भी देखना। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अब भारतीय संविधान सभा को विधायी एवं कार्यकारी दोनों शक्तियां सौंप दी हैं। हम आज की क्लास हमारी यहाँ पे खत्म होती है। कल की क्लास में हम संविधान निर्माण देखेंगे। धन्यवाद। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। पीसीएस क्रांति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।